नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक बड़ा मुद्दा लेकर ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आप इसको पूरा देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और मुद्दा है आज का वन नेशन वन इलेक्शन। ये मुद्दा कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको सारी चीज़ें मालूम हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा लेकर के आई है और ये कानून भी बना, एक समिति बनी, उसने ये इसका ड्राफ्ट तैयार किया और उसे फिर संसद में भी पेश किया गया। हालांकि संसद चल नहीं पाई और वो मुद्दा अभी जहाँ का तहाँ। खैर, इस मुद्दे पर हम देश के कुछ जाने माने और पुराने पत्रकारों की एक पैनल पर डिस्कशन में से कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें लखनऊ से डॉक्टर आनंद वर्धन सिंह के प्लेटफॉर्म से हम कुछ चीज़ें लेंगे। उन्होंने देश के कई जाने माने पत्रकारों को इकट्ठा करके इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस की शुरुआत की है और वो बहस हम आपको सुनाना चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में हम भी आपसे बात करेंगे और उस बहस के कुछ हिस्से जो इन पत्रकारों के द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। कई मुद्दे ऐसे होंगे कि देश का बंटवारे की बात जो आरोप लगता है कांग्रेस पर, उसके लिए कौन जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें भी उसमें सामने आएंगी। और वन इलेक्शन वन नेशन की भी बात आएगी कि ये स्लोगन क्यों और कैसे गढ़ा गया, किसने गढ़ा, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आपसे मेरा पूरा विनम्र अनुरोध है कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना और अपने सभी मिलने जुलने वालों को भी आप इसको दिखा सकते हैं। फिर इस बहस को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह ने अपने प्लेटफॉर्म से इसको कवरेज किया है और उसके कुछ हिस्से हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। जो तमाम पत्रकारों ने अपनी बातें रखी हैं, वो जाने माने पत्रकार हैं, बुजुर्ग हैं, और अपने उन किस भावना से उन्होंने अपनी बातें कही हैं, ये आपके सामने होगा। देखिए, इसमें जो दो तीन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, वो एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जनता दल यू जो सहयोगी दल है बीजेपी का, आनंद वर्धन सिंह, उसने इसमें कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, क्योंकि उसने वन नेशन वन इलेक्शन पर ये वार्ता शुरू होगी यहाँ से। इससे फायदा क्या होगा वन नेशन, क्योंकि उसने ये कहा है कि जो फीजिबिलिटी है, ये फीजिबल है। उसने बेसिक जो बात सारे विपक्षी दल कह रहे हैं वही उसने भी कही है कि ये फीजिबल है कि नहीं। क्योंकि ये ध्यान रखना होगा कि कायदे से दो बिल हैं जो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको एग्जामिन कर रही है, और उसकी फिजिबिलिटी को लेकर जनता दल यू ने कुछ एक प्रश्न उठाए। उधर वाईएसआर कांग्रेस का कहना यह है कि शायद वापस मैं एक सज्जन को जरा बैन कर लूं, क्योंकि इनको अगर बोलने की और लिखने की तमीज बेसिक नहीं है तो मैं इनको बैन ही कर देना, ठीक है। तो मुझे वाईएसआर कांग्रेस का कहना है कि अल्टीमेटली आपको वापस बैलेट पेपर पे जाना है। मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ जो एक ज्यादा जरूरी बात है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी है, कि इलेक्शन ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इत्यादि इत्यादि। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि असल में हर मूव क्या हो रहा है कि जब मन में शंका रहे, मन में जो कल परसों राजीव कुमार जी ने कहा था ना कि अगर मन में शक हो, तो जब मन में शक बैठ जाए तो नीतीश कुमार जी के दल के कोई भी प्रतिक्रिया को एक दूसरे ढंग से भी लोग देखने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के इससे लोग ये भी मान रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी कोई ना कोई बहाना तो ढूंढेंगे ही दल से बाहर निकलने। मैं ये कह रहा है साहब, इस पूरे उसमें एक अच्छी बात ये हुई जो आज बताया गया है कि एक तो मुझे अभी भी नहीं, जो कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, उसकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। आवाज बहुत धीमे आ रही है। अच्छा, अब आवाज तो बेहतर हुई आवाज।
अभी तो नहीं इम्प्रूव हुआ, माना तो आपको। मुझे तो आवाज नहीं आ रही। बेटर हुई है? नहीं, आवाज आ रही करिएगा, अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा। राय साहब आप एक बोलिएगा, देखो आपकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ सर, बोल रहा हूँ। हाँ, तो मेरी आवाज ठीक है? हाँ भाई, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है। आपकी आवाज उसमें एक जो मैं अच्छी बात बता दूं कि एक जो हमारे संसद सदस्य लोगों का कल एक फायदा हुआ, ये सारा कुछ एक अमेरिकन टूरिस्टर एक बढ़िया स्ट्रॉली में रख के दिया गया। तो अब कितने लोग उस पूरी स्ट्रॉली के उतने डायनेक्शर से उसको पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रॉली जरूर काम में आएगी। तो कम से कम एक अच्छा काम ये हुआ कि उनको कल एक अमेरिकन टूरिस्टर स्टोरी मिली। मैं संजीव जी, मैं शुरुआत में इसकी बात मतलब मुख्य बात आने से पहले एक चीज जरा और समझना चाहूंगा। कुछ ऐसा हो गया है कि हर चीज पे ये लगता है कि ये नीतीश जी देखिए ये करने जा रहे हैं, इसका मतलब नीतीश जी जो हैं वो अब भूमिका बना रहे हैं एनडीए छोड़ने की। अब ये हो गया है। अच्छा, दूसरा, अगर आपको कुछ पता लगे कि प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं, वो इतना बड़ा आमरण अनशन उनका हो रहा था, तो उसका तो अब तक अगल बगल यहाँ वहाँ लोगों को सड़क पे बैठ जाना चाहिए था, सब लोग आमरण अनशन में। वो कहाँ गए? क्योंकि वो तो पता लगा कि उनका 10-1 जेल जाने के 5-7-6 घंटे के अंदर उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर वो मेदांता में भर्ती हो गए। अब कुछ लोग कह रहे मेदांता से वो निकल नहीं है, निकल के कहीं और पहुंच गए हैं, और वो अब टाइम और जगह बताएंगे कि मैं कहाँ पे अब आमरण अनशन करूंगा। आपको उसके बारे में कोई जानकारी हो तो वो भी अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन मेरी पहली चीज जरा ये भी समझ लूं कि जनता दल यू अगर वहां पे कुछ प्रश्न उठा रहा है कि भाई इसकी फिजिबिलिटी कैसे होगी, ये संभव है कि नहीं है, उसको ऐसा क्यों माना जा रहा है कि ये भूमिका बना रहे हैं नीतीश जी एनडीए को छोड़ने की? और प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ अगर पता हो तो वो अपडेट दे दीजिएगा। सर ये देखिए, आज तो और एक भी खबर चली, वो गवर्नर से मिलने गए तो ये भी चला कि कुछ न कुछ होने जा रहा है। फिर इसी बीच में मंत्रिमंडल विस्तार की बात है और 4 मंत्री बीजेपी के बनने वाले हैं, ये खबरें भी हैं। पहले वो विधान परिषद में गए, वो नॉमिनेशन के लिए जदयू के एक कैंडिडेट का, उसके बाद वो गवर्नर के यहाँ गए थे। तो खबरें तो इस तरह से भी चलती हैं। कल एक बड़े पत्रकार का देखा हमने कि फलाने ने फोन किया, फलाना ये काम हो रहा है। तो इस तरह से बहुत कुछ चलता है, इसलिए उसकी बजाय खुद नीतीश कुमार है। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में कई कारणों से रिफ्ट तो है, और नीतीश कुमार इस बार इस खेल में यदि बच निकलते हैं तो नेचुरल उनका एक वेटरन राजनीतिज्ञ के तौर पे एक दांव और वो कहा जाएगा कि संजीव चंदन। वजह साफ है कि ये लॉजिक भी बीजेपी के पक्ष में है कि वो ज्यादा सीटों पर लगे, और अभी उसके विधानसभा में 80 के आसपास अभी विधायक हैं, सब मिलाकर आरजेडी वाले वगैरह भी जो बैठते हैं, और सीधे लगभग आधे हैं नीतीश कुमार। और दूसरी बात कि लोकसभा का भी जो परफॉर्मेंस है वो आसपास ही है जदयू के। तो ऐसे में उसकी दावेदारी बनती है, और नीतीश जी कतई नहीं चाहेंगे कि जदयू कम सीटों पर लड़े और बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़े। तो इसके लिए भी बहुत कुछ जेस्चरिंग पोस्चरिंग होता रहेगा, और आरजेडी का एक खौफ बना रहेगा। तो उससे बीजेपी थोड़ा कम से कम इलेक्शन तक तो ऐसा करेगी कि नीतीश जी को ही चेहरा बना करके रखे। दूसरी तरफ आरजेडी है। आरजेडी किसी भी सूरत में यदि नीतीश फैक्टर खत्म होता है तो आमने सामने का संघर्ष भी देख रही होगी, और उसमें फायदा हो सकता है आरजेडी को। ये सारी चीजें हैं। तीसरे एंगल भी है इसमें, लेकिन अभी उतना पकता हुआ नहीं दिख रहा है, और उतना वैसा होगा भी नहीं शायद। तो वो है कि कम्युनिस्टों के ये कांग्रेस के साथ उनका रास्ता बढ़ जाए नीतीश कुमार का, और एक अलग रास्ता ले लें या कोई तीसरा कुछ करें। लेकिन मुश्किल में है। इस मुश्किल के कारण हम आपके भी लिए उत्सुकता का विषय होता है, क्योंकि पिछले ही जैसे ही ये आया था 1 नेशन 1 इलेक्शन, वैसे ही उनकी पार्टी का स्टैंड था कि यह होना चाहिए, यह बेहतर है। आज फिजिबिलिटी पूछ लिया गया, आज पूछ लिया गया खर्च कितना होगा।
और इसमें तो बार बार इलेक्शन होगा। ये जदयू का ये है, चूंकि वन नेशन, आपने एकदम बड़ी विस्तृत बात की थी, मैं भी था उस पैनल में। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो 2 चुनाव नहीं है, एक चुनाव तो है ही नहीं, 2 तो डिसाइडेड चुनाव है, एक डिसाइडेड चुनाव उसमें तीसरा भी है। वो तीसरा है कि जब कभी भी विधानसभा या गिर जाए तो फिक्स टर्म के लिए एक फिक्स टर्म की घोषणा होगी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का प्रश्न तो कह रहा है सर, बताएंगे। लेकिन जब विधानसभा गिरेगा तो उतने दिनों के लिए फिर बीच में गिर गया तो और चुनाव होगा। आप ये मान के नहीं चलेंगे ना कि एक ही साल के लिए गिरेगी सरकार, या ठीक चौथे साल में गिरेगी, या ठीक तीसरे साल में गिरेगी। सरकार बनेगी तो कोई विधानसभा यदि दूसरे साल में गिर गई, फिर चौथे साल में गिर गई, तो चुनाव तो आप कराते रहेंगे। तो चुनावों से छूटो। तो ये यदि जदयू स्टैंड ले रहा है, ये एक थोड़ा नया है, हम सब के लिए उत्सुकता का विषय है। तो ये जरूर है कि पोस्चरिंग के लिए उनके पास एक विषय है। प्रशांत किशोर अभी आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हुए यहाँ, तो अभी प्रशांत किशोर तो कहीं गए नहीं है। प्रशांत किशोर का मामला, प्रशांत किशोर दरअसल उनको एक तरह से इज्जत बख्श दी गई कि उनकी गिरफ्तारी हो गई और जो सब हाई प्रोफाइल सब कुछ चला। अदरवाइज वो जिस एक्सट्रीम पे जाकर के अनशन जैसे, उस पर भी हम लोगों ने शायद उस दिन बात की थी, आपने हम तो देख गया। अब गांधी जी के उस पर जाके कर रहे हैं तो मुश्किल है उनके लिए। राजनीति इतना आसान नहीं होने वाला है ये वाला भी कि वो प्रशांत इसको होता क्या है सर, वो जब आंदोलन में उतरते हैं तो उनके पेड लड़के बहुत हैं आईपैक पे, और जब तक कैंप चलता है, अभी शेखपुरा हाउस से बीच में पता नहीं वो उठा कि नहीं, एक उनके नेता के साथ में घूम रहा था तो बता रहे थे कि शेखपुरा हाउस से अब हमारा कैंप जाएगा सुपौल, उस समय का पता चल रहा था। उसके लगभग 200-300 लोग बच्चे रहते हैं। ये पटना की कहानी है। तो और वो उसमें से अधिकांश पेड़ है, तो इतने पेड़ बच्चे भी यदि गांधी मैदान में उतार देंगे पूरे राज्य से, जहां से भी 1000 लोग तो होंगे जरूर उनके, तो 1000-1200 की भीड़ दिखती है उनके, जो वहां दिख गया, जो कोर्ट में दिख गया। 1-2 अखबार, एक बहुत प्रमुख अखबार, नाम नहीं ले रहा हूं आज मैं, कभी आगे चल करके जब खींच पैदा होगी तो नाम ले लूंगा, और हम लोगों के प्रिय मित्र अंग्रेजी का अखबार, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रशांत किशोर का PR बन चुका है। रोज ऐसी खबरें आती हैं, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है कि इवन बीपीएससी के लड़कों के बीच में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आप लीड करने वाले कौन होते हैं। संजीत जी जी, मैं प्रोफेसर शशि एक चीज जरा कर लूं, उससे पहले मेरे एक दर्शक का एक कमेंट आया। उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे वो पंडित श्री राम शर्मा जी की किताबें देख रहे हैं, और उनका कहना है भाई, मैं इसलिए इस बात को कह दे रहा हूं कि जब आपने ये गायत्री परिवार के पंडित श्री राम शर्मा जी को, अद्भुत काम है, और अद्भुत काम इसलिए कि एक व्यक्ति जिसको मतलब वो मेरे पिताजी उनको बांसगांव लाए थे, गांव ले गए थे, बहुत सी वो अलग किस्से हैं, लेकिन एक हाड़ मांस का व्यक्ति इतना लिख कैसे सकता है? अगर वो बोलना भी चाहिए तो लगता है कि एक उम्र में तो हम लोग उतना उसकी किताब को सिर्फ पढ़ने की बात करें तो पढ़ नहीं पाएंगे। एक आदमी ने इतना लिख दिया, अद्भुत है भाई, और ये ईश्वर का कुछ उनको वो था। दूसरा, मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ प्रोफेसर शशि कि मालूम नहीं कितने लोगों को याद होगा कि इसके जो करंट हेड हैं गायत्री परिवार के, डॉक्टर प्रणव पांड्या, वो उनके दामाद हैं श्री राम जी के। और मुझे बहुत सालों बाद एक अच्छा लगा था कि एक व्यक्ति, मैं उनसे 2-4 बार पत्रकारिता के उसमें मिला था, कभी इंटरव्यू करना, कभी वो लखनऊ आए तो मिल लिए, मैं हरिद्वार गया, लेकिन एक उन्होंने बड़ी बात की थी, मुझे अब याद नहीं है, 5-6 साल पहले या 4-5 साल पहले पेशकश हुई थी, उनका राज्यसभा में नाम आ गया था कि उनका राज्यसभा का मेंबर बना रही थी भाजपा, और उन्होंने मना किया। और उस समय हम सब लोगों ने लिखा था कि भाई इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिस जगह पे है उसको क्या जरूरत है इन सब चीजों की। और उन्होंने मना करके, मेरे हिसाब से मेरे मन में तो कम से कम इज्जत बढ़ी गई थी डॉक्टर प्रणव पांड्या की, और उस स्थान की जहां से वो आते हैं, कि भाई ये लोग कम से कम दोनों चीजों को अलग अलग रखें। प्रोफेसर शशि, अब मुख्य बात पे फिर से वापस आ जाएं। ये जो जेपीसी हो रहा है या ये सारी चीजें हो रही हैं, ये बीजेपी को भी पता है कि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो जहां से इसको पास कराना है, आधी विधानसभाओं से, 2/3 मेजोरिटी से, बीजेपी वो एंजॉय नहीं कर रही है। तो ये बीजेपी अपनी खिसियाहट छुपाने के लिए सब काम कर रही है, या जैसे मेरे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि बीजेपी मेन मुद्दे से हरदम आपका ध्यान हटाने के लिए सब करती रहती है। जी नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि जेपीसी को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है,
वो तो हो रहा है, लेकिन जो सवाल आपने उठाए प्रोफेसर थे, शशि शेखर ये सिंह, आखिरकार बीजेपी की चाहत है या खिसियाहट है या जो भी ध्यान को भटकाने की एक कोशिश है। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी को जो नंबर वो चाह रहे थे, यानी कि उन्हें मेजॉरिटी से भी अधिक नंबर अगर मिल जाता, तो निसंदेह इसे वो लागू करने की हर संभव कोशिश करते, यानी उनकी पूरी कोशिश होती, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश में उन्होंने राष्ट्र के नाम पे बहुत सारे भ्रम पैदा कर रखे और एक भावना लोगों के मन में भर देते हैं कि ये सब देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। तो ऐसी बातें करने से, और उनकी राजनीति बहुत सीमित राजनीति है, इसी तरह की भी बातें वो करते हैं कभी राष्ट्र के नाम, तो फ्लॉप हो गया। अब उनका वह प्रयास बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। तो अब जो कोशिश है, वह कोशिश एक प्रकार से ध्यान भटकाने की कोशिश है, और उनकी ये भी चाहत है कि वो ऐसा करना चाहते थे और अब भी उनके करने की चाहत है, लेकिन क्या करें। अब देखते हैं कि ये विपक्षी पार्टियां या तमाम पार्टियां राष्ट्र हित में एक चुनाव के इस मुद्दे को किस प्रकार से जनता के सामने ले जाती हैं। तो वो कोशिश क्या करेंगे कि भले ये पारित नहीं होगा, लेकिन वो विपक्षी पार्टियों को जनता की नजरों में राष्ट्र हित पे गिराने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो राष्ट्र हित में है ही नहीं, ये तो चाहते ही नहीं है। तो एक कोशिश उनकी ये भी होगी और इसके लिए ये प्रयास सब चल रहा है। अब रही बात कि जो ये जेपीसी की जो मीटिंग चल रही है, जेपीसी मीटिंग अगर वो मान लिया वहां से 39 मेंबर्स हैं और इनकी मेजॉरिटी भी वहां पे है कम से कम, तो वैसी स्थिति में ये संभव है जेपीसी जो है पॉजिटिव रिकमेंडेशन जो है वो तमाम प्रतिपक्षी नेताओं के बहुत सारे रिजर्वेशन के बावजूद भी दे दे, लेकिन उसके बाद वो संसद के दोनों सदन और फिर आधी विधानसभाओं की जो आप जानते हैं समर्थन की आवश्यकता है, वो सारे अमेंडमेंट के लिए जो चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, जिसमें संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, अगर ये सिर्फ संसदीय प्रणाली होता और संघीय प्रणाली नहीं होता तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत मुश्किल नहीं होती। हालांकि संसदीय प्रणाली में एक और मुश्किल होती है कि संसद में जब तक बहुमत है सरकार को, तभी तक सरकार रह सकती है, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना होगा। तो सरकार यदि इस्तीफा देती है बहुमत होने के बाद, तो फिर क्या संभावना बनेगी, क्या फिर से कोई सरकार गठन संभव है या नहीं है। और यदि सरकार गठित नहीं हो पाती है तो चुनाव के अतिरिक्त क्या विकल्प होता है। तो संसदीय प्रणाली में तो जो समझ रखते हैं संसदीय प्रणाली की, और दुनिया के देशों में जो संसदीय प्रणाली कार्य कर रही है जिस प्रकार से, वहां चुनाव के लिए किसी भी संसद के उस सदन के लिए जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनी जाती है, कार्यकाल लिखा तो होता है, लेकिन वो कार्यकाल जो है अधिकतम कार्यकाल के लिए। हालांकि भारत के संविधान में 1 साल बढ़ाने का प्रावधान वो सब भी आप जानते हैं कि इमरजेंसी में बढ़ाया भी गया था, कार्यकाल भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन है तो वो कार्यकाल तभी तक के लिए जब तक सरकार को बहुमत प्राप्त है। एक तो ये। दूसरा जो है सवाल है कि संघीय व्यवस्था भी है, तो राज्यों में भी संसदीय प्रणाली के मॉडल पर ही सरकारें बनती हैं, वहां मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा है तमाम। तो सवाल है यह कौन सुनिश्चित करेगा कि सरकार या तो निरंतर बहुमत में रहेगी या बहुमत की सरकार निरंतर बनेगी, चुनावों के द्वारा जो परिणाम आएंगे वो बहुमत वाले आएंगे, और बहुमत में आएंगे तो इसके बाद जो है सरकारें अपना 5 साल का कार्यकाल चाहे राज्य में हो या लोकसभा में वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ये तो कोई सुनिश्चित कर ही नहीं सकता है। और जहां भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, आपने बहुदलीय व्यवस्था में मिलीजुली सरकारों को आपने देखा है, याद कीजिए जरा पिछले शतक के लास्ट दशक में क्या हुआ, कितनी सरकारें बनी, उसके पूर्व भी जरा याद कीजिए, जनता पार्टी से लेकर के फिर उसके बाद वीपी सिंह के समय चंद्रशेखर। तो आप जरा अगर एक अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि सरकारों को आप स्थिर कैसे करेंगे। सरकारें स्थिर ऐसे नहीं हो सकती हैं, वो तो तभी संभव है जब उन्हें स्पष्ट बहुमत मिले, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। अब सवाल है कि संघीय व्यवस्था होने के कारण यदि आप जबरन राज्यों की विधानसभाओं को कहेंगे कि नहीं ये कार्यकाल तक अपना कार्य करेगी, और ये ममता या जो टीएमसी ने कहा 1 साल, अरे भाई कार्यकाल तो 5 साल ही होगा, चाहे वो राज्य की विधानसभा हो, अन्यथा आप उसमें भी संशोधन कर देंगे, कार्यकाल को भी संशोधन करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी सवाल बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इतना यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब देश में पहली बार चुनाव हुआ 51-52 में, और उसके बाद फिर 57, उसके बाद 52 और फिर 62 और फिर 67, तो उस समय अधिकांश राज्यों में जो है वो एक साथ चुनाव हुए। वो इसलिए संभव हुआ
कि कांग्रेस की पूरे देश में जो संगठन और उसका जो प्रभाव था, उसकी जो लोकप्रियता थी और लगातार उन्हें जो है जन समर्थन मिलता था और बहुमत मिलता था। तो सवाल अगर बहुमत मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या संभव है? यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए तो मुख्यमंत्री को आप बदल देंगे, या मुख्यमंत्री से पार्टी संतुष्ट नहीं है तो नेता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उससे सरकार जो है वो अपना कार्य करती रहती है। लेकिन 67 में पहली बार जब लगातार आपने देखा कि उत्तर भारत में और खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट और कुछ अन्य राज्यों में भी जब सरकारें मिली जुली बनी, बहुमत किसी को नहीं मिला, तो क्या स्थिति हुई? कितने कितने दिन सरकार चली और फिर किस प्रकार से चुनाव हुए? तो भारतीय कम से कम बहुदलीय व्यवस्था में, और जहां इतनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक होता ना कि भाई पार्टियां हैं लेकिन सभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, 4-5 जो भी है 6, लेकिन यहाँ तो इतनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो तमाम भारतीय राजनीति को समझने के बाद और दलीय व्यवस्था को समझने के बाद, संघीय व्यवस्था को समझने के बाद, संसदीय प्रणाली की जो अपनी अनिवार्यताएं हैं उसको समझने के बाद ये एक बोगस स्कीम है, या यह जो लाया गया है भारतीय जनता पार्टी को, वो ठगने की जो उनकी प्रवृत्ति है ना, इस देश की जनता को वो कैसे ठगें? तो कभी राष्ट्र का नाम ले लिए, कभी कुछ महिला शक्ति बंधन और पता नहीं, तो ये सारी चीजें जो है, इस सरकार से एक सवाल तो ये पूछ लीजिए कि आप 2021 का सेंसस तो करा नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं सेंसस हो रहा है? पेंडेमिक कब खत्म हो गया लेकिन आप संसद नहीं करा पा रहे हैं, उसके कारण कई चीजें लटक गई हैं। तो ये सरकार की क्षमता तो ये है, इसलिए यह एक बोगस स्कीम है। और जो रामनाथ कोविंद भले वो राष्ट्रपति रहे, तमाम रहे, लेकिन उनकी समझ और उनके द्वारा जो कमीशन था उसकी समझ पे तरस आता है कि क्या वो संसदीय प्रणाली के पक्ष में है या नहीं है, क्या वो संघीय व्यवस्था को समझते भी हैं या नहीं समझते हैं। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर तो इस प्रकार के कोई भी स्कीम, कोई भी प्रपोजल, कोई भी आप ला सकते हैं और तमाशा करते रहिए। तो मुझे लगता है कि यह बोगस स्कीम है, यह देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल और फेडरल जो व्यवस्था है हमारी उसके बिल्कुल प्रतिकूल है, और यह संभव ही नहीं। अन्यथा आप जो है एक राष्ट्रपति प्रणाली की ओर बढ़ जाइए और संघीय व्यवस्था को भी निरस्त कर दिए, और एक बात ये तो उस व्यवस्था में संभव है। तो ये जो बातें चल रही हैं, और मुझे लगता है ये सवाल उठाने की जरूरत है। कोई ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर दे, ईवीएम को भाई उससे ईवीएम के द्वारा संभव हो या बैलेट पेपर के द्वारा, तो ये इससे बात तो बनेगी नहीं ना। इसका मतलब है यह एक पूरी तरह से बोगस सरकार के द्वारा लाया गया स्कीम है, और जिससे सिर्फ जनता को भ्रमित करना और आगे चल करके प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर के कि देखिए ये राष्ट्र के हित में नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि चुनाव जो है वो एक बार में हो और उसके बाद देश का पैसा बचे, ये बचे। अरे भाई, जो सरकार सेंट्रल विस्टा बना करके 20,000 करोड़ रुपया जो है चूना लगा दिया देश का, जो सरकार इतने रुपए लुटा रही है, उस सरकार की ये बात करना कि जनतंत्र इस देश में किसी भी कीमत पर पैसा जितना भी देश का खर्च हो, लेकिन जनतंत्र की व्यवस्था को अगर बनाए रखना है तो आपको इसको स्वीकार करना ही होगा। और हम लोग क्या है कि हम लोग बहुत 60s या 70s के देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा, एक आइडियोलॉजिकल रिवीजन की जरूरत है हम लोगों को भी। हम लोग वही फ्रेमवर्क में देखते रहते हैं और वही पुराना रेटोरिक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जो पुराना करते थे वो सब अब एकदम ये रेलेवेंट हो गया है। सवाल है कि डेमोक्रेसी बचेगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट लार्जर इशू है, और ये डेमोक्रेसी खत्म करने का स्टेप वाइज इंतजाम है। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी आप देख रहे हैं देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा को, वो इस बहस में पूरी तरह से हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने जो गजब की बातें सामने रखी हैं, देश के बंटवारे तक की उन्होंने कहानी कही है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, साहब के सामने हम रखेंगे, तो आप इस में सुनिए भाई अनिल सिन्हा को, जो आपको पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह की कहानियां सामने ला रही है। आप देख रहे हैं रिजल्ट तय है, कुछ सुनता नहीं है चुनाव आयोग, और उसका चुनाव आयोग को बोलिए तो पहली बार देखा है कि जो कंप्लेन करने वाला है, कंप्लेनेंट है, उसी के बारे में जो है कमेंट करता है। ये जो लैंग्वेज ब्यूरोक्रेसी का या इंस्टीट्यूशंस का हुआ है, इवन ये सुप्रीम कोर्ट में अभी कभी सुना है आपने
कि वो शिकायत करने जाए उसी को फाइन लगा दीजिए। ये कौन जुरिस्प्रूडेंस है भाई? मतलब कि पहली बार हम देख रहे हैं 10 साल में, करा उसको फाइन करेंगे, जो आया है इसे तो टाइम बर्बाद कर रहा है। टाइम तो तू बर्बाद कर रहा है पूरे देश का और पूरा पैसा खा रहा है। तो लेकिन वो जो है ये सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बोले को बात यह है कि हम इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हैं, वही जो 50s में बनाए थे हमारे लोगों ने, वो इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हैं और उसके आड़ में और पूरा इंस्टीट्यूशंस जो है वो कुछ है ही नहीं, उसका सिर्फ ढांचा है, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गया। यही चुनाव के सामने में है। अब ये बताइए, सही कहा संजीव ने, मैंने पूरा नहीं सुना, उन्होंने जो कहा कि मेनी इलेक्शन तो होना ही है, बीच में अगर विधानसभा भंग हो जाएगी तो इलेक्शन आप कराओगे। अब इलेक्शन कराओगे और उसके बाद 2.5 साल के बाद फिर इलेक्शन कराओगे। मान लिया हो सकता है 4 बार इलेक्शन हो, तो आप उसको तो 5 टर्म दे भी नहीं रहे हो 5 साल का। तो ये तो और मतलब ये असल में देखिए, सारा जो चुनाव आयोग या इनके सारे को अगर कारनामे पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको कहते हैं कि उसको डीलेजिटिमाइज करना और उनको लोगों को अपने अधिकार से वंचित करने का ये प्लान है। इसमें दोनों को लिए राज्य असल में वोटर्स के लिए, कि वोटर्स की को जो ताकत है कि हमको जब मन होगा। इसके लिए आपको याद होगा 74 में मूवमेंट चला था, उसमें ये कहा, ये एक वन ऑफ द डिमांड्स था 74 मूवमेंट का कि लोग प्रतिनिधियों की वापसी करेंगे। चुनाव में सुधार की बात यहाँ तक ये कह रहा है कि हम प्राइवेसी के लिए, अभी राजीव कुमार बोल रहा था, मोस्ट मतलब कि समझिए कि रेचेड और करप्ट जो है इलेक्शन कमिश्नर हुआ पूरे इंडिया में, वो है वो राजीव कुमार। और वो जो है वो बोल रहा है कि हम जो है अब ये करेंगे प्राइवेसी के लिए, उसके अंदर में जो हो रहा है नहीं बताएंगे। अरे अंदर में तू बैठ करके कर रहा है, इसको पब्लिक को बताना है। प्राइवेसी तुम्हारा है कि ये ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसको कह रहा है कि प्राइवेसी के लिए जरूरी है कि जो बूथ के अंदर का है ये, उसको हम नहीं रिवील करेंगे। अरे पूरा तुम्हारा ऑफिसर सब बैठा हुआ, वो कुछ भी कर रहा है, उसको बताना है, लोगों के सामने करना है। वो कह रहा है कि ये वोटर्स की प्राइवेसी इसमें कहा जा रही है। वोटर्स तो देने गया है, उसके साथ जो ज्यादती हो रही है उसके बारे में बता रहा है। ये वही हुआ कि कस्टोडियल डेथ के बारे में जैसे कहता है कि वो कस्टोडियल डेथ के बारे में नहीं बताएंगे। ये वही है, वोटर्स को आप उसके अधिकार से वहां अंदर में उसको डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं। तो ये जो है आप समझ लीजिए उसी दिशा में है कि वोटर्स का राइट्स जो है कि जो हमने चुन के दिया है उसको वापस लाना है, ये अल्टीमेट राइट है। ये अल्टीमेट राइट से वंचित करने के प्लान में ये भी प्लान है वन इलेक्शन। आपको हम जब होगा हम एक बार ही इलेक्शन कराएंगे। अरे तुम कौन होता है इलेक्शन कराने वाला भाई? पब्लिक डिसाइड करेगी कि इलेक्शन करना है कब। जब 5 दिन के अंदर लगे कि नीतीश कुमार या लालू यादव या मोदी करप्ट है तो उनको 5 दिन के अंदर बुला लेने का हमको हक है। ये बेसिक राइट ये जेपी ने कहा और जेपी ने इसके लिए बकायदा समितियां बनाई थी। अब बकायदा इसके लिए कितना मूवमेंट हुआ, CFD से लेकर के PUCL सब लोगों ने इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। कितने ज्ञापन दिए होंगे हमको लग रहा है सिद्धराज जड्डा और ठाकुरदास बंग के बाद में, जेपी के मरने के बाद भी, कि भाई हम प्रतिनिधि वापसी का अधिकार चाहते हैं। दूसरा है ये कि जो उसके तहत हुआ था कि कोई बेईमान आदमी नहीं आना है, कोई ये क्या कहते हैं करप्ट के अलावा क्रिमिनल नहीं आना है। ये सब जो है मतलब कि जो प्रतिनिधि है वो स्वच्छ आना चाहिए। तुम अगर नहीं कर पाओगे स्वच्छ, तो इसके लिए आपको याद होगा इस ये में 80s में चुनाव सुधार के लिए जो सर्वोदय के लोगों का या गांधीयन लोगों का आंदोलन था, सोशलिस्ट भी शामिल थे उसमें। उस आंदोलन में ये था कि लोग तय करेंगे, लोग प्रतिनिधि, ये मतलब हम लोग खुद ही उम्मीदवार ये चुनेंगे और वो उम्मीदवार को खड़े करेंगे, जन उम्मीदवार। इसके लिए बकायदा मूवमेंट चला था। ये उम्मीद की मतलब कि ये उम्मीदवार तय करने से लेकर के जीतने तक वो सब हमारा अधिकार होगा। ये अधिकार से वंचित करने के लिए ये कहा जा रहा है कि हम 5 साल में कराएंगे। इसका मतलब उस समय ये भी कहा गया था कि ये जो है चुनाव को के बारे में पूरा कंसेंसस होना चाहिए चारों तरफ और उसके हिसाब से आप करिए। उसके लिए कमिटीज लोकल लेवल पे बहुत सारा कुछ था।
तो सब खत्म हो गया। अब अभी एक बार भी राजीव कुमार बोलता है कि जो पैसा खर्च हो रहा है उसका क्या है। उसके बाद मुझको तो जहां ध्यान आ रहा है कि सेशन ने जो है वो जब 1 महीने के भीतर, अगर इलेक्शन अनाउंस होने के 1 महीने के भीतर जो आपने डिसीजंस लिए हैं उसको भी, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले भी जो अगर डिसीजन लिया है किसी सरकार ने तो उसको भी रिव्यू करने के लिए वो कहता था कि भाई इसका असर होने वाला है इस पे, क्या कहते हैं, चुनाव पे। तो चुनाव क्या है, हर इंस्टीट्यूशन को कब्जा कर लिया है। और दूसरा है क्या कि एक पूरा वो जो 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो तो स्लोगन है तो अखंड भारत। मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई, 3 सरकार, और तीनों सरकार पाकिस्तान में गए। ये भी आप जान लीजिए, जो हिस्ट्री ने बच्चों को पढ़ाया करिए क्या है। हम लोग भी ऐसे ही बात करते हैं, नीतीश कुमार क्या बोला, लालू प्रसाद क्या बोला, अरे क्या बोला, कुछ नहीं बोलेगा, वो जो बोलेगा वो मालूम है। लेकिन उनको इतिहास वगैरह का ज्ञान दीजिए कि ये लोग जैसे 1 नेशन बोल रहे हैं वैसे अखंड भारत बोलते थे। और उसके बाद जब अंग्रेजों से लड़ने का मामला था तो सावरकर और जिन्ना ने मिल करके 3 सरकारें बनाई थी। और 3 सरकार कौन, वो भी बताइए। वो 3 सरकार थी, एक सरहद में, मतलब पेशावर, वो जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, पश्चिमोत्तर प्रांत, सरहदी प्रांत, वहां बनाई थी। दूसरी सरकार बनाई थी सिंध में, और तीसरी सरकार पश्चिम बंगाल में। तीनों स्टेट पाकिस्तान में गए। तो इसका मतलब पाकिस्तान कौन बनवाया? सावरकर और जिन्ना मिल करके बनवाया। अब उसके बाद ये लोग कहता है कि नेहरू ने बनवाया, फलाना ने बनवाया। अरे ये तीनों, कांग्रेस ने कभी नहीं, मुस्लिम लीग के साथ कोई सरकार ने बनाई। यही तो डिबेट है कि 1937 में नेहरू ने मना कर दिया, बोला अगर तुमको हमारे साथ आना है तो रिजाइन करके आओ। यही शर्त थी नेहरू की कि मुस्लिम लीग से छोड़ के आप आइए। और सुभाष चंद्र बोस ने अपने सदारत में कहा कि कोई भी कम्युनल पार्टी में अगर है शामिल, पहले मुस्लिम लीग का भी आदमी मेंबर होता था, कांग्रेस का, हिंदू महासभा का भी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया कि कोई अब कम्युनल पार्टी का मेंबर होगा तो वो नहीं आएगा इसमें, कांग्रेस में, बाकी कोई पार्टी चलेगी उसमें। इसीलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर कांग्रेस। बताइए लोगों को इतिहास कि लोग कितना बेईमान और देश को तोड़ने वाला है। ये बोलता है अखंड भारत, एक राष्ट्र, लेकिन देश को तोड़ने के लिए बैठा हुआ है। ये सब जानकारी नहीं दी जाएगा। यही कि ये जेपीसी बैठी है, जेपीसी उसके तो उसमें 15 में से 8 मेंबर उसके रहेंगे, उसके कौन सी जेपीसी करेगी। और उसमें भी जो जेपीसी का मेंबर होगा तेलंगाना का, और इसका जो ये पार्टी जो केसीआर और ये सब करप्ट, ये लोग क्या करने वाला है, ये सब जाएगा उसके साथ। जेपीसी वगैरह से क्या होना है भाई, ये सब उनको बताइए क्यों कर रहा है। ये कर रहा है इसीलिए कि राज्यों का अधिकार खत्म, मतलब हम चुनाव कराएंगे जब हमको होगा। और उसमें भी बहुत सारा फंडा है कि मान लिया कि 6 महीने के अंदर चुनाव, जो नियम है कि अगर विधानसभा भंग हो गए, अगर उसको कंटिन्यू कराना है तो संसद से पारित कराना पड़ता है, एक्सटेंशन राष्ट्रपति शासन का, वो सारे प्रोसीजर खत्म हो जाएंगे। एक तो ये है कि राज्यों का अधिकार पर कुठाराघात, और दूसरा है क्या कि लोगों का जो जनता का अधिकार है लोगों को चुनने का, जिसके बारे में लगातार आप देखिए। अब ये है क्या कि हम लोग भी इतिहास बताते नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी इतिहास है। ये कांग्रेस ने ही इसके समय में डिबेट हुआ कि कॉर्पोरेट मनी के साथ क्या चुनाव में जो पैसा दे रहा है उसको रेगुलेट किया कि आप इतना % से ज्यादा नहीं दे सकते, और इतना % अगर देना है तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये सारे सब नियम खत्म कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड में। हम लोग क्या है, हमको तो लग रहा है कि आधातर लोग हमारे में भी पढ़े लिखे कम ही है और सब जाहिल लोग हैं, और वो सब ड्रॉप आउट्स है इसके। अभी आप देख लीजिए, पत्रकारिता के ड्रॉप आउट सब मिलके चला रहा है यूट्यूब चैनल। हमको तो इतनी कोफ्त होती है, तो मैं तो 3 में 10 बार आता है, यहाँ बैठिए, मना कर देते हैं कि हम नहीं बैठते हैं। अब हमको बोर हो गया हूँ, इसीलिए बोर हो गया हूँ कि ये जो है, ये कितना दिन तक ये झूठ फूस का भास करते रहेंगे। कोई आपको लोगों को एजुकेट भी नहीं करना है, खाली चलाना है, वो गोदी मीडिया की तरह ही चलाते रहना है। तो यूजलेस अपना टाइम हम क्यों खराब करें, अपना कम से कम आराम तो करेंगे। आपको डॉक्टर भी बोला है कि आप आराम करिए,
तो ये जो है आप बताइए लोगों को कि है क्या, ये असलियत क्या है। असलियत ये है कि लोगों को उनका जो मताधिकार की ताकत है उसको खत्म करना, उसके बाद जो स्टेट का ये है ये जो जिसको फेडरलिज्म कहते हैं उसको खत्म करना, उसको सेंट्रलाइज करना। अभी डिबेट कर रहा है, बताइए कि ये पूरा कॉर्पोरेट मनी खर्च हुआ यहाँ, क्या कहते हैं, लोगों ने बताया, मैं तो महाराष्ट्र में अभी हूँ पुणे में, लोगों ने बताया कि 50-50 करोड़ रुपया जो है बांटे हैं चुनाव के, 100 करोड़ रुपया असेंबली इलेक्शन में खर्चा हुआ। अब ये पैसा कौन दे रहा है और कहां से आ रहा है, और वो पैसा क्या फोकट में दे रहा है, पूरा देश का रिसोर्सेज ले जा रहा है। अभी आपको अच्छा कोई चर्चा क्या, चुनाव पर क्या चर्चा करेंगे हम, चर्चा अभी देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी भी देख लीजिए, इन लोगों को भी उनकी भी आलोचना हमको करनी चाहिए। शरद पवार लोगों ने वहां खुद लोगों ने कहा कि हमने वोट नहीं दिया, इसको इतना वोट कैसे आया। अब वो क्या कह रहा जानते हैं, उसको पेंडिंग है वो, राजीव कुमार जी कल बोला कि टोटलाइजर एक रहेगा जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन बूथ का वोट जो है किसको गया, कहा कि वो अभी पेंडिंग है, टोटलाइजर होगा, मतलब कि सबका वोट मिला दिया जाएगा और वो वोट मतलब इसमें वोट मिला क्या दिया जाएगा, सबको बांट लिया जाएगा और उस वोट को जो है हम करेंगे ऐसा कि उसके बाद पता ही नहीं रहेगा कि कौन आदमी किसको वोट दिया है। अब बताइए तो क्लेम क्या करेगा, उसको पता होना चाहिए कि हमारा वोट किसके पास गया है, और तुमने अगर नहीं उसको डाला है तो हमको ये मालूम है। महाराष्ट्र में ये इलेक्शन कई गांव में हुआ, अभी कई जगह लोगों ने किया, लेकिन उसको दबा दिया शरद पवार की पार्टी ने, उन्हीं का एमएलए का था और जीता हुआ एमएलए, वो भी नहीं कि हम हार गए तो जा रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने खुद जो है उस मामले को डाइल्यूट कर दिया है एनसीपी ने। अब ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 13 लोगों ने बकायदा सारा पैसा वैसा जमा करके किया था, वो सब हवा में हो गया है। उन लोगों ने मुकदमा करने की भी सोची थी, हमको अभी मालूम नहीं है कि क्या है। यहाँ अलग ही डिबेट हो रहा है कि अजीत पवार और चाचा भतीजा एक होंगे कि दो होंगे। अरे एक नहीं 5 हो जाए, 5 में से 2 1 हो जाए, यार इससे क्या लेना देना है लोगों को भाई, और ये सब अडानी की सेवा करेंगे। इसीलिए अब मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हूँ ये सब डिबेट में। हमको लग रहा है कि यूट्यूब के लिए अब समय आ गया है, आप जैसे लोगों को जिनको पता भी है, कुछ जानकारी है, जिनको नहीं है उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, लेकिन जिनको जानकारी है उनको बताइए कि इलेक्शन का हिस्ट्री क्या है हिंदुस्तान में, और वो जो है कैसे ओवर द ईयर्स एक कॉलोनियल पीरियड में इलेक्शन का मतलब 14% वोट, 14% लोग मताधिकार पाए हुए थे, और संविधान सभा में बहस हुई कि भाई किसको दिया जाए अधिकार, तो किसी ने कहा कि अनएजुकेटेड लोगों को ना दिया जाए। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के सबने कहा कि नहीं, देना होगा सबको। और इंडिया पहली डेमोक्रेसी है जिसने एक स्ट्रोक में, ये अम्बेडकर ऐसे थोड़े उनको आप कोई मानता है, वो पहला स्ट्रोक में कहा कि औरत हो मर्द, औरत को 1921 में दिया इंग्लैंड ने, और मेरे ख्याल में 65 में दिया अमेरिका ने बहुत सारे काले लोगों और इन लोगों को ठीक से जो मताधिकार का। इंडिया पहला कंट्री है वर्ल्ड में जिसने एक झटके में कहा कि एक आदमी जैसा ही बालिग होगा उस आदमी को हम चुनाव मत देने का अधिकार देंगे, वो पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, उसके पास कुछ नहीं हो, वो अच्छा उसमें एकदम मतलब उसको मताधिकार होगा। वो इलेक्शन में खड़ा होने के लिए शर्त भी लगाई कि वह पागल और फल्ला ये सब होगा, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं है। इसमें 21 साल का है, वो मत देने का अधिकारी है। उसमें उनको तय नहीं करना है कि वो पागल है या डेस्टिट्यूट है, मतलब कि भिखमंगा है। जो भी आदमी का एक पता है वो घर पे उसको वोट देने का अधिकार है। ये है लीगल स्टेटस, एक ये एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं कि लोगों को एक रात में डेमोक्रेसी में हिस्सेदार बनाया। इसके पहले बिना संपत्ति वाला नहीं कर सकता था वोट। ये तो इंग्लैंड वगैरह में 1.5 साल तक रहा कि बिना संपत्ति वाले को वोट ही नहीं देने देता था, वहां भी औरत को भी वोट नहीं देने देता था। तो वो जो कि हमको जिसके बारे में है कि पूरा वेस्ट से आइडिया है डेमोक्रेसी का ये है, और सच में उन्होंने आइडिया मॉडर्न डेमोक्रेसी का लाया, लेकिन वो भी वहां नहीं जा पाए। इसीलिए कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमारा जो है वही हमारा
समझिए कि गीता बाइबल सब है। उस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इतनी चीजें लोगों ने की, त्याग और तपस्या, वो तो समझिए कि हर तरह से, मतलब चाहे वो मॉडर्निटी का मामला हो और चाहे स्पिरिचुअलिज्म का मामला हो, उधर वहां से देखिए ना, अरे अरविंदो से लेकर के गांधी तक देखते देखते एक सिविलाइजेशन को, जो सिविलाइजेशन में लोगों को घंटी बांध के चलना पड़ता था रोड पे, जिस सिविलाइजेशन में लोगों को जो है कहता था कि गांव के बाहर रहो, उस सिविलाइजेशन को गांधी जी और इन लोगों ने कहां से कहां ले गए, बाबा साहब अम्बेडकर, और उसमें ये बोल रहा है कि अब आपको आप इलेक्शन आप नहीं करिए, और उसमें कह रहा पैसा तू खर्चा कर रहा है इतना। अभी कॉस्टलीस्ट इलेक्शन था 2014 का, जितना दिन का हुआ, ये है ऑन रिकॉर्ड। और वो कॉस्टली, उसके बारे में पूछो ना, वो पैसा कौन कर रहा है। तुम जो ये क्या कहते हैं, इतना जो खर्च हो रहा है अभी, हर प्रधानमंत्री ने का इलेक्शन रैलीज का खाली खर्चा जोड़ दिया। अब तो कोई जोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। अच्छा, वो पार्टीज में के खर्चे में जाता है, कैंडिडेट के खर्चा का तो हिसाब ही देना। हमको तो याद है कि 2014 तक एक छोटा छोटा कैंडिडेट इधर उधर, मतलब जो निर्दलीय एक मेरा दोस्त इलेक्शन लड़ रहा था, वो उसकी चिंता रोज की यही रहती थी कि इलेक्शन का जो ऑडिट है, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर का ये, वो देना कितनी बड़ी ये परेशानी में रहता था वो। अब हम तो किसी को चिंता करते देखते ही नहीं है कि कोई देना क्या जमा हो रहा है, नहीं जो रहा हमको मालूम नहीं। तो ये जो है, ये है कि दो चीज है, फेडरलिज्म को खत्म करना और जो पीपुल्स पावर है डेमोक्रेसी का, उसको कर्टेल करना। इस मामले पर पूरी बहस तो मैं आपको नहीं सुनवा पाया, क्योंकि ये मामला बहुत लंबा है और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, हो भी गया है, 40 मिनट से ऊपर निकल गया है। लेकिन मैंने जो मुख्य बातें जो मुख्य 3 पत्रकारों ने सामने रखी, वो आपको सुनवाई। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अनिल सिन्हा सर, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस समय पुणे में हैं, उन्होंने जो धज्जियाँ उड़ाई हैं पूरी व्यवस्था की, वो काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने कहा है कि सारे जो यूट्यूबर हैं, जो इस तरह की कहानियाँ जानते हैं, देश की नब्ज को पहचानते हैं, उनको सामने आकर के ये सारी चीज़ जनता के सामने रखनी चाहिए। तो खैर, आप फिर कभी हम इस मुद्दे पर और बात करेंगे। और अभी ये वीडियो आपको लंबा हो गया है, देखा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने देखा। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और फिर आगे और भी बातें करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।